चुनावी सर्वे करते हुए आज हम पहुंचे हैं हल्का नड़वा की क्या राजनीतिक सरगर्मियां हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं प्रद्युम्न जी जोशीला, राजनीति के विशेषज्ञ हैं, इनसे बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये बताएंगे नड़वा हल्का में क्या माहौल है, कौन सी पार्टी का माहौल रहने वाला है और हिसार लोकसभा का क्या रहेगा, कौन सा कैंडिडेट मजबूत रहेगा। नमस्कार जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जी जोशीला साहब जी, ये बताएं आप हमें, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बीजेपी को यहाँ रणजीत चौटाला को लेना पड़ा? देखो, जो हिसार लोकसभा क्षेत्र है उसको एक जाट डोमिनेटेड लोकसभा क्षेत्र कहें तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ से पिछले लगातार कई चुनाव जाट प्रत्याशी ही जीतते रहे हैं। हालांकि बीच में चौधरी भजनलाल जी का परिवार भी यहाँ से जीता है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को अगर यहाँ से चुनाव जीतना था तो उनको किसी ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो जाट हो या नॉन जाट हो, लेकिन वो जाट मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करके कमल के चुनाव चिन्ह पर जाट वोटों को दिलवा सके। उसी के मद्देनजर जितने जो दावेदार थे, एक खास बात और बताऊंगा दरअसल दर्शकों को, हिसार लोकसभा क्षेत्र प्रदेश की वो सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट चाहने वाले सबसे ज्यादा थे। और उसका कारण यही था कि यहाँ कांग्रेस के हालात बहुत बढ़िया नहीं है। पिछले 4 लगातार के चुनाव में, जिसमें 3 मुख्य चुनाव और एक उपचुनाव, यहाँ कांग्रेस 3 नंबर पर रही। 3 बार उसकी जमानत जब्त हुई और एक बार बिल्कुल बाल वोटों से उसकी जमानत बची। अब भी कांग्रेस की कोई बहुत बढ़िया हालात नहीं थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो हिसार से मौजूदा सांसद थे बृजेंद्र सिंह, उन्होंने एकाएक पलटी मारी और वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। तो अब कांग्रेस पहले से बेटर हालात में। भारतीय जनता पार्टी का जो आपने प्रश्न पूछा कि जितने दावेदार थे उनमें से जाट वोटों को ज्यादा से ज्यादा कौन बीजेपी को दिलवा सकता है, उसी पैमाने पर रणजीत सिंह को टिकट दी गई। क्योंकि वो एक तो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं जिनका जाट समाज में सबसे बड़ा नाम राजनीतिक रूप से लिया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात, उन्होंने जब 2008 का आदमपुर का बाई इलेक्शन लड़ा, उसके बाद से वो लगातार हिसार के लोगों के संपर्क में रहे। हर महीने वो आए, जबकि और जितने दावेदार थे वो केवल मात्र अपने विधानसभा क्षेत्र तक या एक सराउंडिंग एरिया तक ही सीमित थे। उससे ज्यादा उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं था। जैसे हम बात करें कैप्टन अभिमन्यु का बड़ा नाम चल रहा था जी, सीधा बिल्कुल, मतलब आरएसएस के वो नजदीकी हैं, उनका नाम चल रहा था कि यहाँ से तो कैप्टन अभिमन्यु पक्का ही है जी। लेकिन जो बीजेपी अपनी रणनीति के हिसाब से चलती है, अपनी सर्वे करवाती है, 2-3 एजेंसियों से सर्वे करवाती है, फिर में उनको लगा कि कैप्टन अभिमन्यु नारलोक से आगे नहीं जा पाई। कैप्टन भारतीय जनता पार्टी एक तो सर्वे और इंटरनल सर्वे पर बड़ा विशेष जोर रखती है। कैप्टन अभिमन्यु हिसार लोकसभा के वो जो एक दावेदार थे, सेल्फ मेड जिसको दावेदार बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले हिसार लोकसभा में प्रचार और प्रसार शुरू किया। यहाँ कभी वो दिवाली मिलन समारोह, कभी नव वर्ष के बहाने, कभी नलवा हल्के में रैली, कभी बवानी खेड़ा में, कभी उचाणा, इस तरह से वो घूमते रहे। लेकिन हकीकत ये थी कि नारनौंद के अलावा उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक रूप से ग्राफ नहीं था। दूसरी बात, नारनौंद में भी जो जाट आरक्षण हुआ, जैसा सभी को पता है, और उसके बाद जो हालात बने, कैप्टन अभिमन्यु जी की जो कोठी जलाई गई और उसके बाद एक ऐसा सीन बना कि जाटों ने उन्हें अपना विरोधी समझ लिया, जिसकी वजह से उनको हार का भी सामना करना पड़ा। और उसी जो जाट प्रकरण जो था, जाट आरक्षण का, मैं आज भी वही मानता हूँ कि उसी के संदर्भ में इनको इस बार भी टिकट नहीं मिली। जहाँ तक हम बात करें कांग्रेस की, जी, कांग्रेस से कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब ज्यादा चर्चा चलती है कि वीरेंद्र या वीरेंद्र दोनों में यही बीजेपी को टक्कर देंगे। जी, इसका क्या मतलब? उनके पास तो चंद्रमोहन का भी नाम चल रहा था, अपने यहाँ प्रकाश का भी नाम चल रहा था जी। लेकिन अब ज्यादा चर्चा ज्यादातर यही चर्चा चल रही है कि विजेंद्र या वीरेंद्र ही होंगे। इसके बारे में देखो, एक खास बात बताऊं, राजनीति में जिसका शुरू में नाम चल जाता उसको बहुत बार टिकट नहीं मिलती। बीजेपी में कभी रणजीत सिंह का नाम नहीं चला, उनको टिकट मिल गई। कांग्रेस में बहुत से नेता ये दावा कर रहे थे कि वो टिकट ले आएंगे या उनके समर्थक दावा कर रहे थे। लेकिन जो ही वीरेंद्र सिंह के परिवार ने कांग्रेस में एंट्री मारी, एक बहुत लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक इतिहास, और चौधरी छोटूराम जो किसानों के सबसे बड़े नेताओं में शामिल हैं, उनके वो राजनीतिक वारिस हैं। लिहाजा जिस दिन उन्होंने एंट्री मारी उसी दिन ये तय हो गया था कि हिसार की सीट बृजेंद्र सिंह या वीरेंद्र सिंह।
चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार में किसी को मिलेगी। सिर्फ एक हालात में उनकी टिकट कट सकती है, अगर कांग्रेस आलाकमान उनको सोनीपत पार्लियामेंट से टिकट दे दे तो ही किसी नए प्रत्याशी पर यहाँ विचार किया जा सकता है। हम बात करें इनेलो की जी, इनेलो से सुनंदा चौटाला का नाम चल रहा है, तो ये क्या कारण है कि इन्होंने इस हार से सुनंदा चौटाला अपने वोट पक्के करने के लिए वो जो इनको 6% वोट चाहिए पार्टी के लिए, तो इनेलो का क्या यहाँ रहने वाला है? देखो, इंडियन नेशनल लोकदल के पास और कोई विकल्प नहीं है आज के दिन, क्योंकि जब इनेलो दो फाड़ हुई उसके बाद अजय सिंह चौटाला ने बहुत मेहनत की पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए, लेकिन जब एक बार महल की कोई एक ईंट खिसक जाती है उसके बाद वो महल भुरभुरा करके गिर जाता धीरे धीरे, और वही सेम हालात इनेलो की बनी। इनेलो 20 से एक विधायक पर आ गई, उसके बाद ये हालात बनी कि उपचुनाव में बड़ी मुश्किल से जो है अभय सिंह चौटाला जीत पाए, जब सरकार ने अपने तमाम जो है संसाधन और सरकार ने पूरा जोर लगाया उनको हराने के लिए। आज ये हालात है कि इनेलो को जिंदा रखने के लिए, चुनाव चिन्ह को बचाने के लिए, राजनीतिक रूप से अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी को कुछ मजबूती दिलाने के लिए चौटाला परिवार या चौधरी देवीलाल के परिवार से लोगों को चुनाव लड़ना ही लड़ना पड़ेगा। जहां तक बात है सुनैना चौटाला की, सुनैना चौटाला हिसार जिले के उकलाना विधानसभा के दौलतपुर गांव की बेटी है, और जब अभय सिंह चौटाला ने मेवात के सिंगार से हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा निकाली, तभी से ऐसा लग रहा था जब वो यात्रा हिसार में आई कि यहाँ से सुनैना चौटाला ही इनेलो की प्रत्याशी होंगी, क्योंकि उस यात्रा में अभय सिंह चौटाला से भी ज्यादा पैदल सुनैना चौटाला चली गई। निश्चित रूप से उन्होंने संघर्ष किया है, और इनेलो के पास कोई और बहुत लंबा चौड़ा इस क्षेत्र में कोई विकल्प ही नहीं। इसके सिवा उनके पास और कोई उम्मीदवार नहीं जी, कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं था। उम्मीदवार तो बहुत होते हैं, लेकिन उमेद लान का भी पहले जिक्र चल रहा था, लेकिन देखो उमेद लान का सुनैना के बाद वही मजबूत आदमी दिखाई दे रहा था। उसका कारण ये था कि उन्होंने बरवाड़ा और हांसी दो विधानसभाओं से इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, और इसके अलावा नारनौंद उनका खुद का जो है विधानसभा क्षेत्र है, लिहाजा 3 हल्के ऐसे थे जहां उनका अच्छा खासा एक वोट बैंक था। लेकिन सुनैना चौटाला का चूंकि बड़ा नाम है, चौधरी देवीलाल के परिवार की वो बहू है, तो लिहाजा उमेद लोहान से तो कहीं ना कहीं उनका ज्यादा फायदा पार्टी को मिलेगा। हम बात करें जजपा की जी, ज्यादातर लोगों की यही चर्चा है कि इनको अंदर खाते बीजेपी के साथ सेटिंग है जी, तो इनकी तरफ से कौन मजबूत उम्मीदवार हो सकता है, या किसको ये कमजोर करेंगे या मजबूत देंगे? आज मैंने देखा यहाँ आजाद नगर में भी जी सखी मिलन समारोह था, नैना चौटाला का था जी, तो इनका क्या कुछ रहने वाला? देखो जेजेपी का जहां तक मुझे लग रहा है अब असली मुकाबला सिर्फ जेजेपी और इनेलो में इस चीज का है कि 3 नंबर पर कौन आता है और 4 नंबर पर कौन आता है हिसार में। कम से कम हिसार लोकसभा में मुख्य मुकाबला आज के दिन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का दिखाई दे रहा है, और 3 और 4 की लड़ाई इनेलो और जेजेपी की है। उसमें जेजेपी को भी अपने मजबूत से मजबूत चेहरे उतारने होंगे। उसका कारण ये है कि अभी इसी महीने कुछ दिन पहले ही जेजेपी को सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दुष्यंत चौटाला की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी और उनके मंत्री कुर्सियां चली गई। अब जेजेपी को जिंदा रखने के लिए और विधानसभा चुनाव में पहले से बेटर करने के लिए उनको अपने सबसे बड़े जो घोड़े हैं उनको चुनावी मैदान में उतारना पड़ेगा। और अब ऐसा लग रहा है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से जेजेपी का चौधरी देवीलाल के परिवार, चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के परिवार से ही कोई ना कोई सदस्य अजय सिंह के परिवार से ही यहाँ से चुनाव लड़ेगा, और ऐसी संभावनाएं हैं कि वो नैना चौटाला को चुनावी मैदान में उतारेंगे, क्योंकि नैना चौटाला का भी खुद का गाँव आदमपुर का दड़ोली है। तो लिहाजा ऐसा लग रहा है कि जो बारडा की विधायिका है नैना चौटाला, उन्हीं पर ही जेजेपी दांव खेल रही। अब तो ऐसा लग रहा है कि अपने वर्चस्व पे इधर जी बिल्कुल, और इधर जेजेपी जी, दोनों में यही मुकाबला है कि हम इनसे आगे निकले, हम इनसे आगे। देखो असली कहानी क्या है गोदारा साहब, दोनों पार्टियों का अपना कोई खुद का वोट बैंक नहीं है। दोनों चौधरी देवीलाल के नाम की राजनीति कर रही है। चौधरी देवीलाल के नाम के जो वोट हैं, जब पहले इनेलो इकट्ठी थी तो वो इकट्ठे वोट पड़ जाते हैं। उसके बाद जब दुष्यंत चौटाला की एक हवा उन्होंने बढ़ाई, क्योंकि वो मार्केटिंग और मैनेजमेंट के अच्छे खिलाड़ी हैं, और अभय सिंह चौटाला कहीं ना कहीं उस मामले में फिसड्डी साबित हुए, तो उस लेवल पर दुष्यंत चौटाला के साथ जो चौधरी देवीलाल का वोटर था वो लग गया। अब वोटर तो वही है चौधरी देवीलाल का। इस बार इनेलो की ये कोशिश है, क्योंकि जेजेपी 4.5 साल सत्ता में रही और लोगों के काम नहीं हो पाए जिस लेवल पर लोगों को जो दुष्यंत चौटाला और उनके परिवार से उम्मीद। अब बात यह है कि वो उम्मीद पूरी ना हुई, तो वो लोग, एक खास बात और बताऊं मैं दर्शकों को कि चौधरी देवीलाल का जो वोटर या जो कार्यकर्ता है वो दूसरी पार्टियों में इतना जल्दी एडजस्ट भी नहीं हो पाता।
क्योंकि यहाँ उनके काम जब सरकार आती है तो धड़ल्ले से होते हैं, जबकि दूसरी पार्टियों में ऐसा कोई प्रचलन उस लेवल पर नहीं है। तो अब जो जेजेपी का जो वोटर था वो वापिस इन लोगों की तरफ आए, या वो जेजेपी में रहे, सिर्फ इसी चीज की लड़ाई। और अगली बार भी जो पिछली बार इन दोनों की 11 ही सीटें आई थी, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस बार भी वही होंगी, आंकड़ा कम ज्यादा हो सकता है दोनों पार्टियों का। जी साहब, हम बात करें, मान लो वीरेंद्र जी पहले ये बीजेपी में थे जी, विजेंद्र हाँ जी, पहले बीजेपी में यहाँ से लोकसभा का चुनाव मोदी लहर थी, ये निकल जी गई। जी लेकिन जो जनता में छवि है इनकी कम्युनिटी ज्यादा है जी, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो बृजेंद्र सिंह एक अफसर रहे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, और 5 साल के अपने कार्यकाल में वो एक आईएएस अधिकारी की अपनी छवि से एक राजनीतिक आदमी की छवि नहीं बढ़ा पाए। उसमें हालांकि कई कांड रहे, एक बीच में कोरोना आ गया, उसके बाद किसान आंदोलन हुआ जो टोटली बीजेपी के नेताओं के खिलाफ गया सारा, क्योंकि उनको गांव में नहीं घुसने दिया गया, जो एमएसपी की और जो किसानों की और मांगे थी। उसके बाद बृजेंद्र सिंह 5 साल में हिसार लोकसभा में ना तो कोई ऐसा इतने बड़े स्तर पर कोई प्रोजेक्ट ला पाए जो एक सांसद को करना चाहिए, उद्योग वगैरह कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा। दूसरी सबसे बड़ी बात, वो 5 साल में अपनी पूरी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी का धन्यवादी दौरा भी। हाँ, ये लोगों की शिकायतें हैं जी, उनकी शक्ल भी हमने नहीं देखी। उसका भी एक कारण है, और मैं बिल्कुल खुले शब्दों में ये बताता हूँ कि बृजेंद्र सिंह अभी तक राजनीतिक रूप से नहीं डले हैं। जो लोग उनके राजनीतिक सलाहकार थे या जो लोग उनको चला रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी कमियां रही कि उनको लोगों से उनका जुड़ाव उस स्तर पर वो नहीं करवा पाए, और उसी का उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो फील्ड में उतने सक्रिय नहीं रहे, वो मतलब जो अफसर साहब रहे थे उसी हिसाब से वो चलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो अफसरशाही या जो अफसर का उनका एक रुतबा था, वो रुतबे से नीचे वो नहीं आ पाए। दूसरा, बड़ी उम्मीद ये थी कि एक आईएएस अधिकारी हैं चौधरी छोटूराम का राजनीतिक वारिस है, उनको मंत्री बनाया जाएगा मोदी मंत्रिमंडल में। कई महीने तो लगातार उन्होंने और उनके समर्थकों ने ये बाट भी देखी बार बार, इस मंत्रिमंडल विस्तार में हमारा नाम आएगा, फिर हम लोगों ने काम कराएंगे, और ऐसा करते करते वो 5 साल निकल गए। एक प्रद्युम्न साहब, बीजेपी के यहाँ सबसे मजबूत दावेदार, हम नौनजात की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई थे जी। बचनलाल परिवार का इस हिसार जिले में बड़ा तो रहा है, बिल्कुल प्रभु तो रहा है। तो बीजेपी ने टिकट काट दी, और उसके बाद में जो बहरा का ट्वीट आया जी, बिल्कुल उसके बाद में ट्वीट के बाद में कुलदीप बिश्नोई को सफाई देनी पड़ी जी कि 10 के 10 विधानसभा क्षेत्र है जो लोकसभा क्षेत्र जो वीडियो डाला उन्होंने, उसमें भी उन्होंने मलाल दिखाया है कि उनको टिकट नहीं मिली, उसमें भी उनका मलाल है। अब जो आप चौधरी भजनलाल के परिवार की बात कर रहे हो, चौधरी भजनलाल की खुद की एक बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत रही है। प्रदेश के वो उन नेताओं में, देश के उन नेताओं में शामिल हैं जो 4 अलग अलग लोकसभाओं से जीत चुके हैं। उनका परिवार हिसार, भिवानी, फरीदाबाद और करनाल से, कालका से लेकर के आदमपुर तक वो विधायक रहे हैं। लेकिन जब से कुलदीप बिश्नोई ने उनकी राजनीतिक विरासत को संभाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई के जो राजनीतिक फैसले हैं उनकी टाइमिंग हमेशा से गलत रही है जब से वो राजनीति में एक्टिव हुई। और अब भी एक ऐसे हालात आ गए कि एक तरफ तो चौधरी भजनलाल का परिवार प्रदेश और देश की राजनीति को चलाता था अपने हिसाब से, प्रदेश के मुखिया रहे कई साल। अब कुलदीप बिश्नोई सिर्फ एक आदमपुर विधानसभा क्षेत्र तक सीमित हो गए, और इतने बड़े परिवार की जिनकी राजनीतिक विरासत हो, उन्हें किसी के दर पर टिकट मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको तो टिकट पहली लिस्ट में ऑफर होनी चाहिए कि आप चुनाव लड़ो। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का आम जनता से कटाव, अपने आप को वो स्थापित नहीं कर सके। जी बिल्कुल, मैं अभी आदमपुर गया था जी, तो आदमपुर के लोगों से मेरी बात हुई थी जी। तो कितने साल हो गए, हर साल मतलब होली और दिवाली पे जी भजनलाल परिवार का कोई न कोई सदस्य वहाँ लोगों से मिलने आता है। अब लोग इंतजार करते रह गए, और वहाँ ना तो कुलदीप कौन से ना वहाँ भाई कौन से, लोगों में इस बात को रोष है। दीपेंद्र हुड्डा जरूर की बात करते हैं चुनाव पे चुनाव जी बिल्कुल विषाद होती है, आपको राष्ट्रीय पता ही है। लेकिन लोगों ने इस बात को टिकट नहीं दी, उन्होंने गुस्सा दिखाया। लेकिन पब्लिक कह रही है कि हमारा क्या दोष है, आप हर बार आते हो की बात क्यों नहीं आए, क्या ये एक इनके बात गलत नहीं जाएगी आगे की? देखो, कुलदीप बिश्नोई को मैं राजनीतिक आदमी मानता ही, क्योंकि उनके जितने राजनीतिक फैसले हैं या उनका राजनीतिक करने का जो एक ढंग है, वो हरियाणा की राजनीति के कल्चर के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके बाद लोगों ने, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई से लोग काफी परेशान थे, एक तरह से मैं परेशान शब्द यूज करूंगा,
क्योंकि जो उनका नुमाइंदा था अगर वो उनके बीच में ही ना आए, समस्याओं का समाधान तो बड़ी दूर की बात है, उनसे मिले ही ना तो लोग क्या करेंगे। उसके बाद उन लोगों ने भव्य बिश्नोई को अपनाया, लेकिन भव्य बिश्नोई का भी जो पिछला लगभग 1.25 साल का जो कार्यकाल है उसमें भी कोई वो बहुत लंबा चौड़ा कुछ कर नहीं पाए। कल भी जब जो रणजीत सिंह चौटाला के कार्यालय का उद्घाटन था और जिसमें जो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री जिनको आजकल सुपर सीएम भी कहते हैं मनोहर लाल खट्टर जी दोनों आए हुए थे, और यहाँ भी कुलदीप बिश्नोई मंच पर नहीं आए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, वरना वो चुनावी कार्यालय के उद्घाटन पर जरूर आते। भव्य बिश्नोई मंच पर आए, लेकिन भव्य बिश्नोई का चेहरा देख करके ये बिल्कुल स्पष्ट लग रहा था वो नाराज है कि वो पूरी तरह से नाराज है और बीजेपी में वो अपने आप को सही ऐसे महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे महसूस कर रहे हैं, ना ही उनको बोलने का मौका दिया था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो बात करें कैप्टन अभिमन्यु की, जी, उनको टिकट नहीं मिला जी, लेकिन बीजेपी ने उनको सेट कर दिया कि सबका प्रभारी बना दिया जी, लेकिन इनको जो भी ताजा लिस्ट जारी हुई है जी, राजस्थान के चुनाव की बात करें जी, तो इसको कैंपेन में भी नहीं रखा, जबकि वहाँ की सीटें हैं जो मतलब 7-8 सीटें वहाँ बिश्नोई बोले हैं जी, और उन्होंने राजस्थान में पहले काम भी किया, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी इनको साइडलाइन कर रही है। देखो कुलदीप बिश्नोई की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो उनको भी ले डूबी और उनके जो नेता और कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए थे उनको भी ले डूबी। लगातार मुख्यमंत्री बनने का जो उनका एक सपना था वो सपने ने जो है उनको राजनीतिक रूप से बिल्कुल जीरो कर दिया है। आज हालात ये है कि कुलदीप बिश्नोई को ना एमपी की टिकट मिली, उनके बेटे को जो बड़े बड़े दावे किए गए कि मंत्री बनाया जाएगा वो नहीं बनाया गया, उसके बाद उनको राजस्थान का सह प्रभारी जो पीछे लगाया गया था वहां से हटा करके अब जो है उनको जो स्टार कैंपेनर होते हैं पार्टी के उसमें भी जगह नहीं दी गई। इसके अलावा जो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी में बार बार या तो मुख्यमंत्री का पद या प्रदेश अध्यक्ष का पद, क्योंकि वो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ना बनाने की वजह से ही पार्टी छोड़ दी, और जब उन्होंने 2007 में पार्टी छोड़ी थी तब उनको मुख्यमंत्री ना बनाने की सूरत में उन्होंने पार्टी छोड़ी। आज ये हालात है कि मुख्यमंत्री बनना और बनाना तो बहुत दूर की बात है, आज वो अपने बेटे को एक मंत्री बनाने के लिए भी तमाम उन्होंने जतन कर लिए, उसके बावजूद उनके बेटे की कहीं कोई लॉटरी नहीं लग पाई। और अब हालात ये हैं कि एक आदमपुर विधानसभा क्षेत्र तक वो सीमित होकर के रह गए हैं। राजनीतिक रूप से आज कुलदीप बिश्नोई और जो उनकी धर्मपत्नी रेणुका बिश्नोई सिर्फ बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इसके अलावा कोई पद नहीं है उनके पास। जी, बीजेपी ने तो मतलब एक तरह से साइडलाइन करके, और बीजेपी का ये रहा है कि जो इनको आंखें दिखाता है तो उसको ये खुदे लाइन लगा देते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बीजेपी अपने आप में किसी को चौधरी नहीं बनने देना चाहती। राव इंद्रजीत जी ने अभी बहुत बड़े नेता है, कुलदीप बिश्नोई से तो उनका बड़ा जनाधार है। अनिल विज को देख लीजिए जी, अनिल विज की भी हम बात करेंगे। राव इंद्रजीत ने जब मनोहर लाल खट्टर जी ने इस्तीफा दिया और नायब सिंह सैनी को जब सीएम बनाया गया उसके बाद बयान दिया कि अहिरवाल की अनदेखी हुई, और उनकी अनदेखी ऐसी कर दी पार्टी ने कि जो उनके खास मंत्री थे उनकी छुट्टी करके उनके जो धुर राजनीतिक विरोधी थे उस अहिरवाल ने उनको मंत्री बनाया गया। अनिल विज जैसा इतना बड़ा नाम उसकी एकाएक मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दी गई। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे चेहरे हैं, चाहे हम कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पहले दिन एक बयान दिया कि अब मैं 2 नंबर की कुर्सी पर हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं 1 नंबर वाली पर बैठूं। अगले दिन वो 2 नंबर वाली भी चली गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है, अगर मांगते हो तो आपकी उतनी हैसियत होनी चाहिए। ये जो मुझे बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने एक बात कही कि अमित शाह से परिपक्व राजनीति में आज के दिन कोई नहीं है, अमित शाह के पास हर आदमी का चिट्ठा है कि इसका कितना वजूद है, वो उसी हिसाब से उसको जिम्मेवारी देते हैं, पूरी सर्वे करवाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो एक एमपी सीट वो खोलना नहीं चाहते, एक उनका पूरा विश्लेषण करते हैं, वो अपनी टीम भेजते हैं 2-3 सर्वे, फिर उसके बाद में वो अपनी कार्रवाई करते हैं। अमित शाह मैनेजमेंट इनका बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल, देखो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मार्केटिंग और मैनेजमेंट बिल्कुल 2 ही चीजें हैं जिनके दम पर, और तीसरा मोदी का फेस की मार्केटिंग उन्होंने इतनी कर दी है कि अब वो मोदी का फेस दिखाई देने लग गया लोगों को, जबकि जो उनके विरोधी हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया अलायंस की बात हम करें, वो अभी तक कहीं कोई फेस तक भी नहीं दे पाई कि किस आदमी को हम आगे रख के जो है चुनाव लड़ेंगे। जी, प्रतिबंध जी एक बात करें, हम हिसाब का क्या लग रहा है, जैसे कि टीम तो ये हो गई जी,
चौटाला परिवार से जी विजेंद्र हो जी। गई, नॉन जाट कोई कैंडिडेट किसी पार्टी ने नहीं दिया, तो जी। जाट हो गए हैं जी। तो जो नॉन जाट है उनका रुझान बीजेपी की तरफ ज्यादा रहेगा या किस तरह, क्या क्या होगा? देखो, ये तो हरियाणा की जो राजनीति है वो टोटली जातीय समीकरणों पर चलती है। इसको हम क्या नहीं कर सकते। जब से मनोहर लाल खट्टर जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, तब से जो गैर जाट वोटर है, और उसमें भी विशेषकर नायब सिंह सैनी के बनाने के बाद भी और उससे पहले भी, जो बैकवर्ड ओबीसी जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है कहीं ना कहीं। उससे पहले भी एक वो दौर था जब चौधरी देवीलाल के साथ जाट वोट था और चौधरी भजनलाल जी या कांग्रेस के साथ गैर जाट नॉन जाट। उसके बाद एक ऐसी हालात आई कि 2005 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने भजनलाल जी को खुडे लाइन करके, तो वो जाट वोटर हुड्डा साहब की तरफ चला गया और गैर जाट जो वोटर था वो पहले हसीका में चला गया, उसके बाद वो बीजेपी में चला गया। अब बीजेपी के साथ गैर जाट वोट ज्यादा है और जो जाट वोट है वो जो है बहुत ज्यादा संख्या में कांग्रेस के साथ है। नड़ुआ क्षेत्र क्या रहने वाला, यहाँ से तो आप लोकल हैं, सब जानते हैं, सब गाँव यहाँ क्या रहने वाला है, कौन सी पार्टी की बढ़त लग रही है, कौन मुकाबला इसको रणजीत को जैसे ले आए तो डिप्टी स्पीकर बात करें रणवीर गंगवा भी यहाँ से हैं, तो ये कितनी बढ़त दिलवा पाएंगे रणजीत जी को? देखो, नलवा विधानसभा क्षेत्र की खास बात आपको बताऊं और दर्शकों को भी कि यहाँ जिन लोगों ने चुनाव लड़ा पिछली बार, उनमें जो पहले दूसरे और 3 नंबर पर आए वो तीनों ही नेता सरकार में थे। अभी पीछे तक जब तक दुष्यंत चौटाला का अलायंस था, जो बीजेपी के प्रत्याशी थे रणबीर गंगवा वो चुनाव जीते, डिप्टी स्पीकर बने। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे रणधीर पनियार वो चुनाव हारे और कुलदीप बिश्नोई जी के साथ बीजेपी में चले गए। वीरेंद्र चौधरी जो जेजेपी के प्रत्याशी थे तीसरे नंबर पर रहे, वो चौटाला साहब दुष्यंत के साथ जो है सरकार में चले गए। तीनों नेता सरकार में होने के बावजूद नलवा हल्के में कुछ नहीं हो पाया। पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आ पाया। इवन मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, जो नलवा हल्के के रोड थे, मेजर रोड, जो बड़े रोड थे और जो गांव को जोड़ने वाले रोड थे, तमाम रोड पूरी तरह से टूटे हुए। एक रोड तो हिसार और कोसाम का रोड था जिस पर 5 विधायक और 2 सांसद आते हैं उस 40 किलोमीटर के एरिया में, और उस रोड पर अगर कोई आदमी पैदल भी चल के दिखा दे तो भी उसकी बहुत बड़ी बहादुरी होगी। या पानी का मुद्दा हो, लगातार किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। नलवा हल्के में 32 गांव पुराने आदमपुर हल्के के आते हैं, उनमें भी पानी की बड़ी समस्या है। 19 गांव पुराने भुआणी खेड़ा हल्के के आते हैं जो नलवा का क्षेत्र है, उसमें तो पानी की और ज्यादा बड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ के तीनों नुमाइंदे जो सरकार में थे और जो पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जो इससे पहले यहाँ से विधायक रहे हैं, उन चारों ही नेताओं ने जिनकी जिम्मेवारी बढ़ी, उन्होंने इस क्षेत्र की तरफ कोई सुध बुध नहीं ली। और उसका नतीजा ये है कि यहाँ रणजीत सिंह को तो वोट पड़ सकते हैं, लेकिन अगर इन नेताओं को रणजीत सिंह अपने साथ रखेंगे जिन्होंने 4.5 साल में कुछ नहीं किया, तो उसका खामियाजा जी बिल्कुल, उसका खामियाजा रणजीत सिंह को भुगतना पड़ सकता है। क्यों? उसका भी एक कारण है। रणबीर सिंह गंगवा डिप्टी स्पीकर एक मंत्री के बराबर का पद है जिसको सारी सुविधाएं मंत्री की मिलती हैं, ग्रांट मिलती है, वो कुछ नहीं कर पा 4.5 साल में विकास के नाम पर। एक मंत्री का काम सिर्फ गली और नालियों के उद्घाटन का पत्थर लगाना नहीं है, बल्कि उसका काम ये है कि वो अपने इलाके में कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाए जिससे 10-20 हजार लोगों को रोजगार मिले। तो इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा गांव, सबसे बड़ा गांव है मंगाड़ी, जिसमें 5 पंचायतें हैं। और उस मंगाड़ी गांव में आज से कई साल पहले, कई महीने पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बहुत सी घोषणाएं करके गए थे। वो कॉलेज की भी घोषणा करके गए थे, लेकिन वो तमाम घोषणाएं कोई सिरे नहीं चढ़ पाई है। कोई छुटमुट होगी तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो बड़ी घोषणाएं जो मुख्यमंत्री जी ने की, कुछ नहीं हो पाया। इसके अलावा नलवा विधानसभा क्षेत्र में टोटली एक ड्राई एरिया है, यहाँ लगातार किसान धरने पर बैठे रहे। एक और खास बात बताऊं, जहां हम बैठे हैं इसी आजाद नगर में, इसको मिनी हरियाणा या मिनी भारत भी हम कह सकते हैं। यहाँ पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं। हरियाणा प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिस एरिया के लोग यहाँ रहते हैं। 80,000 से ऊपर की आबादी इस एरिया में, 2 MC यहाँ से बनते हैं, 18 और 19 नंबर वार्ड। यहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाने की मांग को लेकर के पिछले कई महीने से लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। और डिप्टी स्पीकर यहीं से गुजरते हैं जब भी वो आते हैं, अक्सर हालांकि वो सप्ताह में 1 या 2 दिन ही हल्के में रहते हैं MLA बनने के बाद। उसके बावजूद
वो एक छोटा सा अस्पताल इस एरिया की जनता को नहीं दे पाए, जहां 80,000 से ऊपर तो आबादी आजाद नगर की और इसके आसपास के तमाम गांव, लगभग 1.5 लाख की आबादी के लिए, और एक अस्पताल बनवाने के लिए अगर लोगों को धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, हड़ताल पर बैठना पड़े, तो आप अंदाजा लगाओ कि उस क्षेत्र का किस लेवल पर विकास उस विधायक ने करा। जो विकास होना चाहिए था वो हो नहीं पाया। नहीं, उसका 1% भी नहीं होगा, जितना होना चाहिए उसका 1% भी इस क्षेत्र में नहीं हो पाया। लोगों को उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, और उम्मीदें इसलिए बड़ी लोगों की कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी जिनको लगभग 98-99% वोट जिन लोगों को दिया हल्के की जनता ने, वो तीनों ही नेता सरकार में, उसके बावजूद वो कुछ नहीं करवा पाए। तो कहीं ना कहीं नाकामी तो उन नेताओं की, सरकार की बजाय। एक बात हुई, हिसार की लोकसभा की हॉट सीट है जी, और विजेंद्र के आने से या वीरेंद्र के आने से बिल्कुल मुकाबला नेट टू नेट रहेगा। ये हिंदुस्तान की वो सीट बनने जा रही है जिस पर एक परिवार के 3 सदस्य आमने सामने हैं। और दूसरी बड़ी बात, हरियाणा प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में ये सीट होगी। आज तो चूंकि चौधरी रणजीत सिंह बड़ी पार्टी से इकलौते अभी तक प्रत्याशी हैं, तो चुनाव अभी तक खुला हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो जो चुनाव चलेगा, तभी जो है आपस में राजनीतिक सौदेबाजी राजनीति में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बीजेपी से भी बहुत बड़े नेता जिनकी टिकटें कटी हैं वो नाराज हैं। कांग्रेस में भी जब टिकटें कटेंगी तो बहुत से नेता नाराज होंगे। तो वो नेता, अच्छा कोई भी नेता हो, उसका कुछ ना कुछ छोटा मोटा वोट बैंक जरूर होता है। अब वो कहाँ सेटिंग करेंगे, किसको वोट दिलाएंगे, हुड्डा साहब और कुमारी शैलजा पर भी बड़ा गेम रहेगा। जिंदल फैमिली आई है, उसके साथ कितने लोग जुड़ते हैं, कई चीजें हैं, लेकिन वो धीरे धीरे जो चुनाव चलेगा टाइम के साथ साथ, मतलब ये जी बिल्कुल हर रोज इलेक्शन बदलता रहेगा। जी बिल्कुल। जो आपने ये इतनी जो एरिया की जानकारी आपने हमें बताई, उसके लिए आपका धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ नरवाल हल्का से प्रद्युमन जी जोशीला, जो हिसार में बड़े सक्रिय हैं और बड़े रास्ते के विशेषज्ञ हैं। हर बात आपको बताई। आगे भी कभी हम इधर चक्कर लगाएंगे तो दोबारा आपसे मिलेंगे। जी जरूर। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।